बात करें नापाक साजिश की, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अब सीधे नहीं तो टेढ़े रास्ते से पाकिस्तान कश्मीर में अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। और हम आपको बताएं कि तमिलनाडु में कल 6 मुश्तबा पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ में पता चला है कि जैश जो है अब वो दूसरे रास्ते अपना रहे, यानी कि पानी के रास्ते वो हिंदुस्तान में कुछ गड़बड़ी फैलाने की साजिश कर रही है। और उसी के साथ साथ ये भी पता चला है कि बेट की मदद से 40 दहशतगर्द जो हैं वो कश्मीर में घुसाने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसे में चैलेंजेस जो हैं वो दोनों तरफ से हैं, हिंदुस्तानी आर्मी के लिए और हुकूमत के लिए, कि एक तरफ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखें किस तरह से स्टेबिलिटी लाई जाए, वहां हालात नॉर्मल किए जाएं, और दूसरी तरफ इस तरह की जो साजिशें हो रही हैं उनको भी साथ साथ देखा जाए। उस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। क्या अमलिंदु जी, आपको ये लगता है कि जो मुलाकात हुई है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की और ट्रंप की, उसने एक तरह से पासा पलट दिया है? नहीं, अब ये तो नहीं कहा सकता कि पासा पलट दिया है या पासा सीधा हो गया है, क्योंकि पासा पहले भी पलटा हुआ था। भारत का स्पष्ट रुख रहा है हमेशा से कि लेकिन फिर भी आप ये देखिए, ट्रंप बीच बीच में शगुफा छोड़ रहे थे और लगातार शायद पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि जब बात होगी तो फिर से मीडिएशन की बात की जाएगी, लेकिन एक तरह से ये बातें एकदम से ये साइडलाइन हो गई, ठंडे बस्ते में एक तरह से चली गई। नहीं, ये आप कह सकते हैं साइडलाइन हो गई, क्योंकि उनको एक संदेश मिल गया। हालांकि ट्रंप जो है बहुत ही अविश्वसनीय नेताओं में से एक हैं दुनिया के, तो वो कब क्या कह दें, वो अपने देश के विषय में ही जो है वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये संदेश जो था वो अमेरिका देना चाहता था। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब प्रधानमंत्री ने अब दृढ़ता के साथ इस स्टैंड पे कायम रहे कि जो हमारा सन 47 के बाद से स्टैंड है भारत का, वो हमारा स्टैंड कायम है और हम इस स्टैंड से पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे जो भी मामला हैं उसमें कोई भी तीसरा पक्ष जो है वो उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो ये संदेश देना एक बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि अब सरकार भारत में बदली है तो अमेरिका से कुछ दोस्ती बढ़ रही है, तो शायद जो है अमेरिका की तरफ जो कुछ झुकाव हो गया हो तो अमेरिका उसके बीच में जो है वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करे, मध्यस्थता करने की कोशिश करे। तो ये संदेश जो था वो देना बहुत जरूरी था सरकार के स्तर से कि भारत की नीति जो है वो इस मामले में कतई नहीं बदली है कि हम किसी भी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमारा 2 देशों का मसला है और हम पहले एक राष्ट्र थे, उसके बाद हम टुकड़े हुए, तो हमारे पास क्या रहा उसके पास क्या रहा ये हम और वही तय कर सकते हैं, तीसरे की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये संदेश देना बहुत जरूरी था और ये संदेश देकर प्रधानमंत्री ने जो है एक अच्छी बात करी है। हालांकि पाकिस्तान जो है बार-बार इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण इस मुद्दे का करने की कोशिश करता रहा है, सन 47 के बाद से ही करता रहा है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लामिक राष्ट्र कहे जाते हैं वो इस मसले पर हमेशा भारत के साथ रहे हैं, चाहे ईरान रहा हो चाहे इराक रहा हो, वो हमेशा भारत के साथ रहे, किसी ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो पाकिस्तान इस उम्मीद में कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र है तो इस नाते जो इस्लामिक राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति रही और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन रहा उसने जो मुस्लिम राष्ट्र थे तमाम, यासिर अराफात का उसमें खासतौर से बहुत बड़ा रोल था भारत के साथ में, तो उन्होंने अलग धारा बनाई और चूंकि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा तो इसलिए जो है वो भारत के पक्ष में जो है वो तमाम मुस्लिम राष्ट्र रहे। अमेरिका भी हमेशा हमारे खिलाफत में रहा, ब्रिटेन भी हमको कच्चा देता रहा जी। लेकिन मुस्लिम राष्ट्र जो थे वो हमेशा भारत के साथ रहे। तो ये संदेश जो एक गया है, ये एक अच्छा संदेश गया है कि भारत की नीति भी वही है और मुस्लिम राष्ट्र जो पहले भारत के साथ थे वो आज भी जो है वो भारत के ही साथ है। पाकिस्तान स्वयं को इस्लामिक राष्ट्र बता के खुद को जो विक्टिम की तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है वो किसी भी तरीके से उसके साथ नहीं है। और वहां बिलावल क्या कह रहे हैं और इमरान खान क्या कह रहे हैं ये उनका अंदरूनी मसला है, वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी कहते हैं, हम उससे कोई सियासत है वो करने की कोशिश करें, उस तरह से वो अटैक करेंगे, इसका हिंदुस्तान से कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है कि वो इमरान खान को लेकर क्या करें। लेकिन ये जरूर है कि एक तस्वीर जरूर साफ होती है कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। डॉक्टर गुलरेज, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हम पहाड़ों से लेकर हम समुद्र तक देखें, पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान में साजिश की पूरी कोशिश कर रहा है और ये भी खबर है कि श्रीलंका के रास्ते 6 जो दहशतगर्द हैं उन्हें भेजने की पूरी साजिश रची गई है। तो आप एक तरह से ये देखें कि पाकिस्तान अभी भी अपने जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि कितने तैयार हैं हम?
नहीं, हम पूरी तरह तैयार हैं। और पाकिस्तान तो देखिए उसकी ये फितरत में है कि प्रॉक्सी वॉर लड़ना, और विशेषकर कारगिल के बाद तो वो समझ चुका है कि हम हिंदुस्तान की आर्मी से डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ सकते, तो वो इसी तरह की प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है। और जियाउल हक की जो डॉक्ट्रिन थी कि ब्लीड इंडिया फ्रॉम 1000 वुंड्स, तो उसके ऊपर वो लगातार चल रहे हैं। उनकी आर्मी चल रही है, उनकी आईएसआई चल रही है। लेकिन ठीक है, हम अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड है। और हमने एक बात और बता दी है कि ये भारत बदल चुका है। ये अब डिफेंसिव भारत नहीं है, टाइम पड़ने पर ऑफेंसिव भारत है। आपने उरी किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने पुलवामा किया तो हमने बालाकोट किया। आप यदि कुछ और करेंगे तो हम उससे बढ़कर आगे कुछ और करेंगे। तो एक संदेश तो पाकिस्तान को मिल चुका है। और पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है, देखिए हम अभी बात कर रहे थे कि बिलावल साहब ने क्या बोला, वो उनका आंतरिक मामला है, डेफिनेटली उनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक बात तो हमको समझ में आती है कि वहां की स्थिति क्या चल रही है। उनका जो बिलावल साहब का बयान है वो उसको दर्शाने के लिए पर्याप्त है। और वास्तव बात भी यह है, जिस दिन आर्टिकल 370 को, अनुच्छेद 370 को स्क्रैप किया गया था, उस दिन मैं शारजाह में था। तो इत्तेफाक से मेरा जो टैक्सी ड्राइवर था वो पाकिस्तानी था। जब मैं उससे बात कर रहा था तो ही वॉज फ्रॉम वजीरिस्तान। और जब मैं बात करता लगा, मतलब बाशरिया व्यक्ति था, नमाजी व्यक्ति था, दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो इस कदर मुझे कह रहा था कि हमारे यहाँ जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके पीछे आईएसआई है और वहां की आर्मी है। मतलब ये मिजाज है पाकिस्तान के अंदर के लोगों का। वजीरिस्तान का व्यक्ति मुझे ये बात कहता है, जबकि उसको मालूम है कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं। मेरी बातचीतों बताया था मैंने उनको, मैं भारतीय हूं, लेकिन वो पाकिस्तान पर ही आघात कर रहा था। तो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि लोग हर जुमे को 1 घंटे उतरे, तो कहीं ऐसा नहीं हो, जो उसकी मुझे पूरी संभावना दिख रही है कि ये बाजी पलट भी सकती है। कश्मीर तो आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि बलूचिस्तान या सिंधु देश अलग हो जाए इस तरह से। जी बिल्कुल, तो वही तोड़े पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। लेकिन अमरेंदु जी, क्या आपको लगता है पाकिस्तान की अभी वो कंडीशन भी है, ना इकोनॉमिक कंडीशन है, ना इस तरह से अभी वो इंटरनेशनली भी देखें, ना उस तरह से अभी वो पावर में है कि वाकई कुछ वो हिंदुस्तान को लेकर कुछ कर पाए, कश्मीर को लेकर कुछ कर पाए? क्योंकि सिर्फ अब तक सिर्फ धमकियां ही दी जा रही हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, अगर हुई तो उससे ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को उसका नुकसान होगा। जंग की बार बार बात की जा रही है। भाई, जिनको जंग करनी होती है तो वो करते हैं, इस तरह की बातें नहीं करते हैं जिस तरह की लगातार धमकियां दी जा रही है उनकी तरफ से। देखिए बुशरा जी, इमरान खान जो धमकियां दे रहे हैं वो असल में जंग की धमकी नहीं दे रहे हैं। वो एक कूटनीति के तहत, एक रणनीति के तहत इस तरह की धमकियां दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इस मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो और दूसरे मुल्क जो है उनको बीच में कूदने का अवसर मिले। किसी तरीके से हमारी तरफ से जो इस प्रतिक्रिया हो और हम उनको उसी तरीके से जवाब दें। वो चाहते ये हैं कि इस तरीके जब जवाब होंगे, तो जब दोनों तरफ से बात होने लगेगी कि हम भी परमाणु बम छोड़ेंगे, वो कहेंगे हम भी परमाणु बम छोड़ेंगे, तो दुनिया कहेगी नहीं 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 भाई रुको 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 रुको, हम बीच में पढ़ते हैं, चौधरी फिर आ जाएंगे बीच में पढ़ने के लिए। तो वो हमको धमकी नहीं दे रहे हैं, वो जानते हैं कि सीधे सीधे वार ना वो लड़ सकते हैं ना कोई और लड़ सकता है। और दुनिया में कोई भी मुल्क अब कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता, बहुत साफ सी बात है। प्रॉक्सी वार ही लड़ सकते हो। पाकिस्तान अब तक प्रॉक्सी वार ही लड़ता आया है। भारत से जब भी उसका सीधा मुकाबला हुआ उसको मुंह की खानी पड़ी है। तो प्रॉक्सी वार ही लड़ता आया है और प्रॉक्सी वार में वो प्रॉक्सी वार ही लड़ेगा वो। लेकिन वो धमकियां इस तरीके से इसलिए दे रहा है ताकि किसी तरीके से इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए और जो उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव है वो बना के और राष्ट्रों को जो इसमें बीच में डालने की कोशिश करे। तो ये उनकी एक रणनीति है। वो हमको धमकी नहीं दे रहे हैं, वो जानते हैं कि उनकी धमकी से भारत डरने वाला भी नहीं है। किसी तरीके से मजबूत राष्ट्र हैं हम, अगर उनके पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी परमाणु बम है। और साफ सी बात है कि परमाणु बम अगर आप दिल्ली में छोड़ेंगे तो उसकी मार इस्लामाबाद तक होगी साहब। जी बिल्कुल। और हम इस्लामाबाद पे छोड़ेंगे तो उसकी मार भी दिल्ली तक होगी। तो दोनों जानते हैं कि हम परमाणु बम किसी के ऊपर भी फेंके उसकी मार दोनों देशों के ऊपर होनी है। सही बात है। और सरहदें जो हैं, बाउंड्रीज जो है वो तबाही को नहीं रोक सकती एटम बम के हमले को। तो इसलिए ये भी देखा जाए कि हमने कभी, हिंदुस्तान ने कभी अपनी तरफ से शुरुआत नहीं की। हमारी पॉलिसी शुरू से नहीं है। शुरू से हमारी पॉलिसी है कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। तो हमको जब आवश्यकता होगी, अगर हम पे कोई अटैक होगा तब उसका इस्तेमाल करेंगे। और एक मजबूत मुल्क दिखाने के लिए भी कि भाई हम एक मजबूत मुल्क है, हर तरीके से हैं, चाहे आप आर्मी की बात करें या आप बात
बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स की आप बात करें, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम एक पीस के एम्बेसडर हैं। हार्मनी हमेशा देश में, हमेशा हमारे देश ने कभी किसी भी पहल में नहीं हिस्सा लिया। हम हमेशा शांति की बात करते हैं और शांति दूत हमारी तरफ से हमेशा, तभी तो हम इतने सालों से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी आप बरखा जी देखें कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमेशा से हम तो पहले एक ही थे जी, हम तो पहले एक थे, 1947 के बाद हम अलग हुए हैं, हमारे मसले भी एक जैसे हैं, हमें एक साथ मिलकर गरीबी, बीमारी, भूखमरी, इन तमाम चीजों से मिलकर लड़ना है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर का बड़प्पन देखिए कि हम लोग कहां के कहां पहुंच गए, हम कितने स्ट्रॉन्ग नेशन बन गए, और पाकिस्तान की गिरावट देखिए कि वो कितने नीचे जाते जा रहे हैं लगातार। ये पीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग लीडर है। ये जो कल की वारदात आप अभी मैं देख रही थी आपके टीवी पे लगातार दिखा रहे थे आप कि ये कितना बॉडी लैंग्वेज आप देखिए और समझिए कि क्या बॉडी लैंग्वेज था। उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से एक चीज प्रस्तुत करी है कि वो कितने पावरफुल हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आधी बात कह देती है, अगर आप मुंह ना भी खोलें, आप बिल्कुल बहुत कैजुअल दोनों के बीच में बात हो रही थी और ये लग रहा था कि जो दावे विश्व के लिए था जी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये चीन के लिए भी था। ऑफ कोर्स और ये दिखाने की कोशिश थी कि किस तरह के ताल्लुकात हैं अमेरिका के और हिंदुस्तान के। जी डॉक्टर गुलेज, देखिए अभी एक बात चल रही थी परमाणु बमों के उपयोग की, परमाणु हथियारों के उपयोग की। तो एक बात तो आपके, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म उर्दू का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और आजकल ऑनलाइन युग में सब उस तरफ वाले भी देखते हैं सभी को, तो मैं पाकिस्तान वालों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अब जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी थी, अब वो भी एक पुरानी बात हो गई। ये भारत बदल चुका है, अब हम ऑफेंसिव डिफेंस वाला भारत है। ये अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम फर्स्ट यूज भी आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हैं, फिर बोल रहा हूं आवश्यकता के अनुरूप कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो बार बार बात करता है ना कि न्यूक्लियर यूज का, वो न्यूक्लियर यूज की नहीं करता, जो उन्होंने पाइल अप कर रखा है टैक्टिकल न्यूक्स, उसके विषय में बात करता है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्टता कहता हूं कि यदि फर्स्ट यूज हम करते हैं तो वो टैक्टिकल न्यूक्स जो है वो किसी काम के नहीं बचेंगे। दूसरी बात, मैं पाकिस्तान की आवाम को एक बात कहना चाहता हूं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है तो आपके जो डीप स्टेट है, जो आपका आईएसआई और आपका सेना है, उससे दिक्कत है। आप तो हमारे भाई है, 47 से पहले आप हमारे ही थे, तो हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक बात है कि आपकी सरकार जो आपको कहती है कि परमाणु बम है, परमाणु बम है, इस परमाणु बम का जो स्विच है वह आपके प्रधानमंत्री या सेना के जनरल के हाथ में नहीं है, वो अमेरिका के हाथ में है। ये चाहकर भी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और करना भी क्यों है उपयोग, करना भी क्यों? सबसे बड़ी बात है कि करना भी क्यों? हम पूरे देश में जब मीटिंग करते हैं तो वहां तो पीस की बात करते हैं, तो परमाणु बम क्यों उपयोग करना? हम इसके खिलाफ है। मैं इसका सहमति बिल्कुल भी नहीं करती कि चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, भाई तो दोनों तरफ मरेंगे ना, वो भी हमारे भाई हैं और हमारे देश में तो हमारे भाई हैं। सरकार से तो बात करने का अर्थ ही नहीं है, वहां की जनता से इसलिए मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि जनता तो जो है वो हमारे जैसी ही है ना। जी बिल्कुल, परमाणु बम का तो इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा ना, वो समस्या उनके डीप स्टेट से। लेकिन अगर कभी भी उन्होंने हिमाकत की एक भी सर काटने की तो हम उन्हें 100 सर काट के दिखाएंगे। ये क्षमता अब हमारे अंदर है, ये क्षमता मैं ये बता रही हूँ, भारतीयों में ये क्षमता है। अब हम डरने वाले नहीं है, हम घर में चूड़ियां बैठ के नहीं बैठेंगे। लेकिन बरखा जी, हम कभी भी नहीं डरे थे। ये कहना कि अब और तब की अगर हम बात करें तो 1971 भी हमें याद रखना चाहिए, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। हमें करगिल भी याद रखना चाहिए, किस तरह से उसे शिकस्त दी थी। और जब भी इस तरह से पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की है, हिंदुस्तान ने हमेशा, चाहे कोई भी दौर रहा हो, इसी तरह से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसे ये बखूबी पता भी है। तो कुछ करने से पहले वो 100 बार सोचता जरूर है कि अगर कुछ करेगा तो उसे किस तरह का जवाब मिलने वाला है हिंदुस्तान की तरफ से। पाल रहा है ना, जो दरिंदों को वो पाल रहा है, जो टेररिस्ट को वो पाल रहा है, उसकी वजह से अगर क्षति पहुंची तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये टेररिज्म को खत्म करने में हमारा ही सबसे बड़ा हाथ रहेगा, उन्हें नस्तानाबूद हम करेंगे, ये पहल भी हम ही करेंगे। ओके, गो अहेड। देखिए, मैं पाकिस्तान की जनता को एक बात और बताना चाहता हूं
कि देखिए ये लोग बार बार जो झुंझुना बजा रहे हैं ना परमाणु युद्ध का या युद्ध की बात का, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक कश्मीर के नाम पर आपके यहाँ की जो सेना थी ना, वो फल फूल रही थी, आपको लूट रही थी और खुद अय्याशी कर रही थी, खुद ऐश कर रही थी। अब यदि वहां की ऑपोजिशन के लीडर्स जैसे मरियम नवाज ने जैसे ही कश्मीर की बात की, उसको जेल में डाल दिया। यदि ये समस्या बढ़ती है तो लोग पूछेंगे कि आप तो हमेशा कश्मीर के नाम पे बात करते थे, आप कहते रहते थे कि आपकी शय रग है, लो हमने दबा दी, भारत ने दबा दी, अब क्या आप युद्ध करोगे? लेकिन युद्ध करना जो पाकिस्तानी सेना है ना, उसके लिए खुद के लिए डेथ वारंट साइन करने जैसा है। तो वो आप लोगों को सड़क पे लाने की बात करेंगे, वो खुद जो है अपने GHQ में और बैरक्स में आराम से रहेंगे। तो आपको उकसा रहे कि आप सड़क पर आए, आपका दिमाग डाइवर्ट करें, आपका ध्यान डाइवर्ट करें, वो खुद आपको लूटते रहे और ऐश फरमाते रहे। बिल्कुल। क्या आपको लगता है अमलेंदु जी कि कश्मीर की बात करना पाकिस्तान की जरूरत भी है और उसकी मजबूरी भी है? देखिए, बिल्कुल उसकी ज़रूरत और मजबूरी दोनों है। एक तो जो वहाँ जो संस्थाएं जो चलती हैं, तमाम जो पैसा लेती हैं कश्मीर के नाम पे, वो सारी दुनिया से जो है वो पैसा इकट्ठा करती हैं, तो वो रोजी रोटी उनकी बंद हो जाएगी। दूसरी बात कि वहाँ की फौज जो है, जो अपरोक्ष रूप से वहाँ का शासन चलाती है, मतलब बिलावल जो कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड PM है, तो बिलावल एक तरीके से गलत नहीं कह रहे हैं। और चूंकि बिलावल का परिवार जो है वो भुक्तभोगी है उस सेना का। हालांकि बिलावल के जो नाना थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनका ही जुमला था कि हम 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ेंगे, और फिर जब जिया उल हक आए तो लटका दिया उनको, हिंदुस्तान से लड़ने की 1000 साल तक लड़ने की कसम खा रहे थे। तो मतलब भारत विरोध जो है वहाँ के राजनीतिक दलों की भी एक ज़रूरत है, तो उसी पे उनकी पूरी राजनीति चलती है कि जो जितना बड़ा भारत विरोधी है वो उतना बड़ा पाकिस्तानी अब तक वो साबित करने की कोशिश करता है। तो ये उनकी आंतरिक राजनीति है, उसकी भी मजबूरी है। तो इसलिए कश्मीर जो है उनका इसलिए मुद्दा बना ही रहेगा। और कश्मीर खासतौर से इसलिए भाई पाकिस्तान से तो और भी सीमा लगती है भारत की, गुजरात की भी लगती है, राजस्थान की भी लगती है, तो वहां को लेकर के इस तरह की बातें नहीं होती। लेकिन वो कश्मीर को लेकर के इसलिए बात करना चाहते हैं, वो सारी दुनिया में एक संदेश देना चाहते हैं कि एक जो मुस्लिम बाहुल्य स्टेट है वहां पर जुल्म हो रहा है, वहां पे एक जुल्म हो रहा है, तो उसको एक नया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक धार्मिक चश्मा जो है वो उसको पहनाने की कोशिश करते हैं। अभी आपको लगता है डॉक्टर अमलेंदु उपाध्याय जी की अभी जहां वास्तव में जुल्म हो रहा है जिंगजियांग में करोड़ों मुसलमानों को एक तरह से जो है कंसंट्रेशन कैंप में डाल रखा है, उनको जबरदस्ती सुअर का गोश्त खिलाया जा रहा है, उनको शराब पिलाई जाती है, आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते। जहां पे सच में जुल्म हो रहा है वहां पर चाइना के विषय में कुछ नहीं बोलते। नहीं, वो बात आपकी ठीक है डॉक्टर गुरेज। और जब उनसे एक बार ये पूछा गया था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने बहुत ही एक तरह से अजीब उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और उन्होंने इस तरह से इस बात को दरकिनार कर दिया कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ वहां पर हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उस पूरी बात को, जाहिर सी बात है कि उनके जाती मफाद हैं वहां चाइना से जुड़े हुए, और वो इस बात को नहीं उठा सकते हैं। और अगर वो कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीरी मुसलमानों की बात करते हैं, तो ये उनको बहुत सूट करता है ये दिखाना, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर उनकी इससे सियासत चलती है, और चाइना को अगर वो इस तरह से करेंगे तो वहां उनकी सियासत उस तरह से नहीं चलेगी, और ये साफ तौर पर उन्हें पता है। जी, बात रखिए अपनी। देखिए, एक बात और भी, पाकिस्तान के जो रहवासी हैं उनको, सिटीजन्स को ये बात सोचनी चाहिए कि इनके एक एक जनरल क्या, इनके जो मेजर हैं या ब्रिगेडियर हैं या कमांडर्स हैं, उन सब के बच्चे यूरोप में या अमेरिका में कैसे पढ़ते हैं, जबकि आम पाकिस्तानी तो जो है वो तो अपना पेट काटता है, तब भी नहीं पढ़ा पाता बच्चों को। इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं? तो ये कश्मीर के नाम पर आम आदमी को, वहीं के आदमी को लूटते हैं और कश्मीरियों का भी शोषण करते हैं। देखिए, 3 से 4 पीढ़ियां खा गए हैं ये लोग कश्मीरियों की, उनकी जिंदगी हराम कर रखी है। और भारत, लेकिन डॉक्टर गुलरेज, अभी भी आपके लिए चैलेंज बड़ा है। देखिए, अभी भी आपके लिए चैलेंज बड़ा है, और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी कुछ % ही सही, लेकिन कश्मीर में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर प्रो पाकिस्तान फीलिंग है, और वो ओवर द ईयर डेवलप भी की गई है, उनको जज्बाती बेवकूफ बनाकर। और अब फिर से, और अब आप देखें, अब फिर से ये पूरी कोशिश फिर से की जाएगी। ये बताया जाएगा कि देखिए किस तरह से जो हिंदुस्तान की हुकूमत है आपके ऊपर जुल्म कर रही है, आपको बंद कर रखा है, लॉकडाउन कर रखा है, आपको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं, और ये आगे और बढ़ेगा, और इस तरह से एक नई फीलिंग जो है और डेवलप की जाएगी। एक बात बोलूं मैं, अल्लाह भी जो है ना
वो हर जो मुकाम पर हर चीज को ले जाता है वो इंसान की नीयत देखता है। वो कश्मीर को लेकर और कश्मीरियों को लेकर हमारी नीयत अच्छी है, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और जॉब, स्टेबिलिटी, एजुकेशन, अब ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कश्मीर पे। डेफिनेटली इस टाइम जॉब्स पे, एजुकेशन ऑफ द यूथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पॉजिटिव वे में यूज करना है, उनका पोटेंशियल कैसे यूज करना है, इस पे फोकस करने की जरूरत है। हालात बहुत जल्द भी फर्क पड़ेगा और सुधर जाएंगे जी, लेकिन उसके लिए एक यकीन जो है वो पैदा करने की सबसे ज्यादा जरूरत है और ये भी एक तरह से दिखाने की जरूरत है कि कोई भी वहां पर जो फैसिलिटीज हैं, कोई फैक्ट्रीज वहां पर लगते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस वहां पर आते हैं, कोई जॉब की फैसिलिटी होती है, वो तमाम चीजें पहले कश्मीरियों के लिए होंगी, जैसे हम और भी बहुत सारे स्टेट्स में देखते हैं। उनके लिए होगा वो जी, डेफिनेटली उनके लिए होगा और उनके लिए ही किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बोलूं, अभी भी सरकार ने बहुत कुछ जो है मैप बना रखा है, किस किस प्रकार से वहां का डेवलपमेंट करना है। थोड़ी दिन में स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, तो डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग होनी है, अंतरराष्ट्रीय इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग होनी है, वो भी करवाने वाले हैं। दूसरे प्रांत जो है वह भी भारत सरकार का सहयोग करेंगे और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट है भारत के, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो खुद वहां पर भारत सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन तो वहां इंडस्ट्री आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इंशाल्लाह खुशहालियां आएंगी। जी, उसी का इंतजार लोगों को है। लोगों को इंतजार है कि जिस नेक मकसद के लिए किया गया है वो देखने के कब आएगा सामने। और जाहिर सी बात है, हर चीज में वक्त लगता है और उसी वक्त का सबको इंतजार है। लेकिन अमलेंदु जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है? मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की चीजें की जा रही हैं। अलग अलग हमने मीडिया में भी देखा, उनके यहाँ फेक वीडियोस जो हैं वो वायरल वहां किए जा रहे हैं। कभी कोई नक्सली अटैक का कोई वीडियो है वो दिखाया जा रहा है कि कश्मीर का वीडियो, और इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो जज्बात जो हैं लोगों के भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि वहां भी और यहाँ भी दोनों तरीके से जज्बात भड़काने की कोशिश की जाएगी ताकि जो एक एंटी फीलिंग है उसको और ज्यादा हवा दी जा सके? देखिए, जैसा मैंने पहले शुरू में कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमसे कोई कन्वेंशनल वार नहीं लड़ेगा, वो इसी तरीके से प्रॉक्सी वार लड़ेगा। उस प्रॉक्सी वार में आतंकी हमले भी हैं, उस प्रॉक्सी वार में करेंसी भी है, उस प्रॉक्सी वार में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी है, उस प्रॉक्सी वार में हमारे लोगों को भड़काना भी है, उस प्रॉक्सी वार में जो लोग कश्मीर में उनके समर्थक बैठे हुए हैं उनको मदद पहुंचा करके किसी भी तरीके से कश्मीरियों को हमारे खिलाफ करना जो है, अपने देश के ही खिलाफ करने की एक रणनीति भी है। लेकिन समझदारी से काम जो है यहाँ सरकार को लेने की जिम्मेदारी है। सरकार को जो है, ठीक है आपने 370 हटा दिया, एक वो अलग विवाद का विषय हो सकता है कि उस पर बहस हो कि अच्छा हटाया बुरा हटाया, किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है, लेकिन जो उसके फर्स्ट स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीरी अवाम, उससे बातचीत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उस दिशा में अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अवाम से जब तक बातचीत नहीं होगी और अवाम को जब नहीं बताई जाएगी कि हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तब तक हमारे खिलाफ पाकिस्तान को वहां भड़काने का मौका मिलता रहेगा। तो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां के अवाम को समझाने के लिए तमाम जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनको भी साथ में लेकर के एक सर्वदलीय बैठक की जाए, सर्वदलीय बैठक हो, सब दलों के नेता मिलकर के जाएं और ये स्पष्ट संदेश दें कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और आगे भी हम कश्मीरियों के साथ पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के खड़ा है। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। जो भी माहौल है वो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें उनके खिलाफ है, ना कि हम जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो हमारे अपने भाई हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उनके खिलाफ है। और जब ये संदेश हम देने में कामयाब हो जाएंगे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फिर नापाक हरकतें जो हैं वो अपने आप जो है वो डिमोरलाइज हो जाएगा पाकिस्तान, और उसको फिर जो है हमारे यहाँ कोई पैर फैलाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इस पर हुकूमत को बहुत संजीदा होकर के बात करनी पड़ेगी, यहाँ के विपक्ष से भी बात करनी पड़ेगी, मीडिया से भी बात करनी पड़ेगी, जो कश्मीरी अवाम है जो प्रो इंडिया है उससे बात करनी पड़ेगी, और वहाँ एक संदेश देने की कोशिश करनी और ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि देने की बहुत सख्त जरूरत है कि जितना कश्मीर हमारा है उससे कहीं ज्यादा वहाँ की जो अवाम है, जो कश्मीरी हैं, जो हमारे भाई हैं, वो हमारे हैं। जब तक ये फीलिंग डेवलप नहीं होगी तो एक तरह का कॉन्फिडेंस जो है, वो यकीन जो है वो लाना बहुत मुश्किल होगा। जी गुलरेज जी, बोलना चाहूंगी कि मीडिया सबसे बड़ा तो जो रोल प्ले करती है, मीडिया को बहुत अच्छे से अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि उन्हें पॉजिटिविटी लानी है कश्मीर में। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए कश्मीरी भाइयों की बात भी सुननी है, उसे भी समझाना है, उसे भी दिखाना है। बिल्कुल।
अपनी बात रखिए डॉक्टर गुलेरिया जी। देखिए, एक सबसे बड़ा संदेश गया है जो कश्मीरी भाई बहनों को, वह यह है कि 5 अगस्त से लेकर अभी तक किसी प्रकार की भी जान माल की एक पैसे की कैजुअलिटी कश्मीर में नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ में ही जो गवर्नर रूल के अंदर जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। तो एक मैन टू मैन वहां पर जाके जो कांटेक्ट सरकार करती है अपने स्तर पर, वो भी करी जा रही है। अब मीडिया में भी आप देखिए कि आपके खुद का चैनल का संवाददाता वहां ग्राउंड लेवल तक भी जा चुके हैं, वहां की जो खबरें हैं वो प्रकाशित कर चुके हैं और धीरे धीरे और जो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अभी सरकारी ऑफिस खुल चुके हैं, सारे स्कूल्स खुल चुके हैं, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे प्रक्रियाएं जो है आगे बढ़ रही है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह महीने भर के अंदर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बिल्कुल, इस तरह की उम्मीद की जा रही है और इस तरह की कोशिश भी की जा रही है। और हम उसी को लेकर देखें, डॉक्टर गुलेरिया की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है उसका एक डेलीगेशन भी आज वहां पर पहुंचा है देखने के लिए कि किस तरह से वहां पर काम किया जा सकता है और क्या क्या वहां पर पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस तरह की डेलीगेशंस भी भेजे जा रहे हैं और हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में भी चल रही है। तो हम ये माने कि ये पूरी जो है वो तैयारी की जा रही है किस तरह से जल्द वहां पर तमाम चीजें नॉर्मल हो। बिल्कुल बिल्कुल, चीजें उसी दिशा में आगे ले जा रहे हैं और सरकार का तो पूरा रोड मैप है कि किस प्रकार से वहां प्रॉस्पेरिटी लाना है, किस प्रकार से लोगों में विश्वास जो हम पे ऑलरेडी करते हैं उनके विश्वास में और बढ़ोतरी करनी है, किस प्रकार से इंटीग्रेशन को बढ़ाना है कि जो अन्य प्रांत हैं वहां के लोगों का और कश्मीर के लोगों का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आज भी हम देखते हैं बेंगलोर में काफी है, आप देखिए कि मुंबई में काफी है, दिल्ली में काफी है, नोएडा में काफी है। लेकिन इसमें और विस्तार कैसे होगा उस पर सरकार का रोड मैप है और सब सही दिशा में जा रहा है। बाहर की जो शक्तियां हैं, होस्टाइल नेबर है, वो बौखला चुका है, वो सब कुछ और उसे दरकिनार भी नहीं किया जा सकता है। उससे भी उतना ही अलर्ट और सतर्क रहने की जरूरत है जिस तरह के तमाम नए चैलेंजेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।